LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन के बीच तनाव लगातार जारी है। दोनों देशों के बीच कई दौर की कूटनीतिक और सैन्य स्तर की बातचीत के बावजूद भी चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब LAC पर चीन ने एक नई साजिश रची है। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख सीमा पर पैंगोंग के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में फ्लैश पॉइंट पर जहां पर तनाव है, चीन की ओर से ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम किया जा रहा है, जिससे चीनी सेना को हाई स्पीड कम्युनिकेशन मिल पाएगी। ऑप्टिकल फाइबर्स वहां पर डाले जा रहे हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि पैंगोंग झील के दक्षिण में ऐसे केबल पाए गए हैं जो बॉर्डर पर आगे की पोस्ट पर मौजूद सैनिकों को उनके बेस तक कम्युनिकेशन की सुरक्षित लाइन उपलब्ध करा सकते हैं। कराई जा रही है यह सुविधा उपलब्ध। साफ है कि चीनी सेना लंबे वक्त तक पैंगोंग में रहने की तैयारी में है। हालांकि भारतीय सेना अब भी रेडियो कम्युनिकेशन पर ही निर्भर है, तो लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। अब ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल केबल्स भी बिछाने की कोशिश ही नहीं, एक्चुअली उन्हें बिछाया जा रहा है चीन की ओर से। और मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल AK चौधरी रिटायर्ड, मेजर जनरल अश्वनी सेवाच रिटायर्ड और चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं इसी इलाके में जहां पर यह तनाव चल रहा है, और एम्बेसडर सज्जनहार, अशोक सज्जनहार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और जनरल सेवाच, आपके पास आऊं उससे पहले मैं संजीव त्रिवेदी को भी देख पा रहा हूं, मेरे सहयोगी, और वरुण सिन्हा धारचूला में मौजूद हैं। ये पिथौरागढ़ से आगे भारतीय चीनी सीमा पर वहां के हालात क्या हैं, वहां चीन की मंशा क्या है, उसके बारे में हमें जानकारी देने वाले हैं। लेकिन संजीव, पहले आपसे जानना चाहूंगा, ये ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का जो चीन खेल कर रहा है, कम्युनिकेशन लाइंस तो एस्टैब्लिश होंगी ही, लेकिन लंबी लड़ाई की तैयारी भी कर रहा है, यह भी साफ हो रहा है चीन के इन मंसूबों से। जी बिल्कुल। देखिए, बॉर्डर पर एक्शन के दौरान कम्युनिकेशन की क्या वैल्यू होती है वो हम सब जानते हैं। अब इस कम्युनिकेशन को हम कैसे करते हैं संदीप, आपने ही बताया। हम रेडियो कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि हमारे हाथ में वॉकी टॉकी जैसी चीज होती है और हम उसके जरिए कम्युनिकेशन करते हैं एक डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी पर। लेकिन चीनी कैसे करेंगे? चीनी करेंगे उसे ऑप्टिकल फाइबर के नेटवर्क के जरिए। हम जब रेडियो कम्युनिकेशन करते हैं संदीप, तो ये इंटरसेप्ट हो सकता है। हालांकि जो मैसेजेस होती हैं वो हमेशा कोडेड होती हैं, जिसे डिकोड करना बहुत आसान नहीं होता है किसी के लिए, और तुरंत डिकोड करके एक्शन ले लेना तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी इन्हें इंटरसेप्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर कोई ऑप्टिकल फाइबर के जरिए कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है, तो उसमें आप हाई स्पीड डेटा होता है, और वो जो डेटा, जो पिक्चर, तस्वीरें, वीडियो सारी कम्युनिकेट कर सकता है। फोन लाइन तो बेहतर हो ही जाती हैं, ये सारी चीजें भी जा सकती हैं। और ऐसे में अगर किसी सेना के पास बेहतर कम्युनिकेशन है तो जाहिर है कि उसके पास बेहतर मैन्यूवरेबिलिटी है फोर्सेस को अपने आप को रेगुलेट करने में। अगर ये है तो इसका मतलब चीन की मंशा ये है संदीप कि बहुत दिनों तक वहां रहना है। इट्स अ लॉन्ग हॉल, बहुत दिनों तक वहां पर कार्रवाई करनी है। और ऐसे में मानकर चलिए कि जो मॉस्को में बातचीत हुई है, फिर से वो आई वॉश की तरह है, क्योंकि पिछले 5 दिनों की यही रिपोर्ट है कि LAC पर कोई भी स्थिति में बदलाव नहीं हुआ है। भले ही 5 सूत्री जो हमारी समझौते को अंजाम दे दिया गया, लेकिन 5 सूत्रों में से एक सूत्र को भी फॉलो किया हो चीन ने, ऐसा नहीं है। और ये ताजा खबर तो साबित कर देती है कि इस बार ठंड में भी शायद सेनाओं को वहीं जमे रहना पड़ेगा और चीन का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि ये पूर्वी लद्दाख में ही पूरा खेल हो रहा है। 23 जगह मोर्चे खोल रखे हैं चीन ने। तो ये चीन की आर्ट ऑफ डिसेप्शन जो है ना, एक थिएटर क्रिएट करता है, फिर दूसरा मोर्चा खोल देता है। और इसीलिए वरुण सिन्हा पहुंचे हैं धारचूला। ये भारतीय चीन बॉर्डर है, पिथौरागढ़ से आगे का इलाका। और वरुण, जो मैं कह रहा हूं कि 23 मोर्चे खोल रखे हैं, उत्तराखंड में भी खबरें ये आ रही थी कि वहां पर कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, एंटी टैंक मिसाइलें भी तैनात की जा रही हैं। आपको ग्राउंड जीरो पर वहां पर क्या सेंस मिल रही है? देखिए, सर्दियों की तैयारी हो रही है और अब मैं आपको नज़ारा दिखाता हूं।
आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर आर्मी के वाहन जो है मूवमेंट कर रहे हैं। आईटीबीपी का ये पोस्ट है, ये पोस्ट पूरी तरीके से खाली है और इसके तमाम लोगों को आगे की तरफ मूवमेंट के लिए भेज दिया गया है। तो ये धारचूला का एरिया है जहां पर मैं खड़ा हूं, ये भारत का बॉर्डर है। आप देखेंगे सामने नेपाल है और ठीक पीछे की तरफ जाएंगे तो इधर चीन पड़ेगा। ट्रायंगुलर बॉर्डर है और शायद यही वजह है कि सबसे पहली सोच जो है वो भारत की ये है कि सर्दियों के लिए बाकायदा तैयारी की जाए। जिन चोटियों पर हमने कब्जा कर रखा है, जिन चोटियों को हमने पहले से वहां पर चौकियां बना रखी हैं, वहां पर किस तरीके से रसद पहुंचाई जाए, इसके लिए गुंजी हेलीपोर्ट को लगातार तैयार किया जा रहा है। वहां पर सर्दियों के टाइम में रसद पहुंचाने के लिए पूरा एक रोड मैप तैयार किया गया है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो ये कि कोशिश लगातार भारत की ये है कि सर्विलेंस जो है वो बेहतर तरीके से किया जाए और उसके लिए रुस्तम 1 हो गया, इजराइल के यूएफ हो गए या फिर और भी तरीके ऐसे हैं जिससे कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन ज्यादा सटीक तरीके से भारत के पास पहुंच पाए। सेकंड बात जो आती है वो आती है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की। भारत के आसपास के जो गांव है उत्तराखंड में, वो करीब 350 गांव खाली हो चुके हैं और कोशिश अब भारत सरकार की ये है कि वहां पर लोगों की बसावट की जाए और जो लोग भी रहते हैं जो सर्दियों में नीचे आ जाते हैं, इस बार उनसे कहा गया है कि आप कोशिश करिए कि सर्दियों के मौसम में आप ऊपर ही रहें और जो भी व्यवस्था होगी, जो भी मदद होगी वो आपको की जाएगी, क्योंकि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के पास से ही आती है। ये पूरी तरीके पूरी बात समझाने के लिए काफी है कि भारत सोच रहा है कि सर्दियों के लिए जो कुछ भी सोच हो सकती है, जो कुछ भी रोड मैप हो सकता है, जो भी प्रयास हो सकते हैं, उसकी तैयारी अभी से की जा सके। क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं, आप ये मान के चलिए कि अब से 2 से 3 महीने के बाद यहां पर -10 डिग्री टेम्परेचर होगा और यहां रोड पर चलने की स्थिति नहीं होगी। इसीलिए अगले 2-3 महीनों के लिए तैयारी लगातार जो है वो भारत की तरफ से की जा रही है। तो भारत चीन के मंसूबों को समझ भी रहा है और पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं। हमने उत्तराखंड बॉर्डर का भी इसीलिए आपको जायजा दिया है। लेकिन जनरल सिवाच, जो ये ऑप्टिकल फाइबर्स डाले जा रहे हैं, इससे मंशा क्या दिखाई देती है? जैसा संजीव बता रहे थे, हमारे जो सैनिक हैं, हमारी फौज अभी रेडियो फ्रीक्वेंसी का ही इस्तेमाल कर रही है। चीन ये ऑप्टिकल फाइबर्स डाल रहा है वहां पर, उत्तरी पैंगोंग में भी, दक्षिणी पैंगोंग सो इलाके में भी। मिलिटरीली आसान शब्दों में दर्शकों को समझाइए इसके मायने क्या है। देखो संदीप, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका 2-3 चीजें बहुत साफ सुथरी पॉइंट आउट करती हैं। एक तो कहीं ना कहीं चीन लंबे अरसे पर रहने की मंशा से कार्रवाई कर रहा है। जब आप ऑप्टिकल फाइबर बिछा देते हो, इसका मतलब यह है आपका सिक्योर्ड कम्युनिकेशन है, उससे आप जो रेडियो कम्युनिकेशन है वो आपकी इंटरसेप्ट हो सकती है, पर ऑप्टिकल फाइबर जो है वो आपकी इंटरसेप्ट नहीं हो सकती। दूसरा, आप उसमें डाटा भी भेज सकते हो और पिक्चर भी भेज सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी काबिलियत हो जाती है अगर आप ऑप्टिकल फाइबर बिछाते हो। और मैं ये समझता हूं कि चीन की मंशा है कि ये पूरी सर्दियां और आगे वाले टाइम में भी अपना पूरा जमावड़ा रखेगी। देखो, आपको ये देखना पड़ेगा संदीप, जब हमने 29-30 अगस्त को जो कार्रवाई की है, उसके बाद चीन मुझे लगता नहीं इस इलाके से पीछे जाने वाला है, साउथ ऑफ पैंगोंग में, क्योंकि वहां पर स्थिति भारत की ज्यादा मजबूत हो गई है। क्लास रेंज की जितनी भी हाइट्स हैं वो भारत के कब्जे में है। अब जो चुशूल मोल्दो है, बाउल, वो हमारे बिल्कुल फायर एंड ऑब्जर्वेशन में। स्पांगुर गैप जहां से चीनी 1962 में आए थे, उसकी तरफ 2 शोल्डर पड़ते हैं, एक है आपका मगर हिट और एक है गुरुंग हिट, वो भी हमारे कब्जे में है। तो कहीं ना कहीं सारा पलटा हमारी तरफ है और चीन बुखलाया हुआ है। चीन कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेगा, या तो कहीं इसको वापस लेने की, या कहीं ईस्टर्न लद्दाख में और या कहीं और मोर्चा खोलेगा, चाहे तो सेंट्रल सेक्टर में, जैसे आप बता रहे थे धारचूला, हार्सिल में। भूटान की भी एक बड़ी खबर आ रही है जनरल साहब, अभी भूटान की भी खबर बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक सेकंड जनरल चौधरी, देखिए, हमें चीन के मंसूबे जो हैं, जो आर्ट ऑफ डिसेप्शन है, उसे पूरी तरह समझना होगा और कभी भी अपने दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। मैंने इसी कार्यक्रम में जनरल सिवाच भी थे, एम्बेसडर सज्जनहार भी थे। खबरें ये आ रही थी कि भाई सूत्रों से पता लग रहा है चीन सर्दी से घबरा रहा है, वो जल्दी पीछे जाने की तैयारी करेगा। और तब मैंने ये पॉइंट आउट किया था कि हमें चीन के पूरे मंसूबे समझने की जरूरत है। वो इतना जल्दी अब पीछे नहीं जाएगा, वो एक मंशा के साथ इसने ये इतनी जगह मोर्चे खोले हैं और ये ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाना इस बात को और पुख्ता कर रहा है। जनरल साहब, जनरल चौधरी, आप एकदम सही फरमा रहे हैं। आप चाइना को हर ढंग से समझना पड़ेगा और ऐसी बात नहीं है कि हम लोग उसको
स्टडी नहीं कर रहे हैं। मैं डीजीएमओ रह चुका हूं। हम चाइना के हर स्टेप को समझ रहे हैं और उनकी क्या हिस्ट्री है उसके हिसाब से भारतीय सेना काम कर रही है। आपको याद होगा कि चाओ एन लाई ने कहा था, वॉच व्हाट वी डू एंड नॉट व्हाट वी से। तो कभी भी हम चाइना के ऊपर क्या बोलते हैं उस पर भरोसा नहीं करना है। कभी भी चाइना के ऊपर ये नहीं सोचना है कि उसने बोल दिया बातें कर लो तो आप तैयारी कम कर दें। ये ख्याल हम सब भारतीय को और भारतीय सेना को और हमारी गवर्नमेंट को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्यूचर वॉर चाइना ने सोचा हुआ है उसका कॉन्सेप्ट उन्होंने आज से नहीं कई सालों से पहले से बना रखा है। और ये फ्यूचर वॉर जो उन्होंने बनाया इसके हिसाब से उन्होंने अपने फौज में तब्दीली करते रहे हैं ताकि ये जो कॉम्बैट होगा वो कंप्रेस्ड वॉरफेयर होगा इन टाइम। तो ये जो लॉन्ग ड्रॉन आउट वॉर जैसे पहले होता था, सालों तक चलता था, वो नहीं करेगा। शॉर्ट एंड स्विफ्ट वॉर करेगा अभी। और इसलिए स्टेल्थ और मोबिलिटी दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इसीलिए इतने मोर्चे खोल रखे हैं जनरल चौधरी, जो आप कह रहे हैं कि कंप्रेस्ड वॉर होगा, एक जगह सडनली फ्लैश पॉइंट आएगा, अब वो किस मोर्चे पर करेगा, इसीलिए कई जगह चीन ने मोर्चे खोल रखे हैं। देखिए सर, मुझे अपने सैनिकों पर, उनके साहस, उनकी बहादुरी पर कोई भी शक नहीं है। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, पर मेरा पॉइंट यह है कि हमें एनिमी को, अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए कि वो तो पीछे भाग जाएंगे, नहीं जी वहां तो वन चाइल्ड नॉर्म है, वहां के तो पिलपिले हैं फौजी। इस तरह की जब हम बातें करते हैं ये खामखा का प्रोपेगेंडा है, ये असलियत नहीं है। ये एकदम सही है। कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना है और ना ही उनकी बातों पे भरोसा करना है। बात जरूर करिए लेकिन आपकी तैयारी चलती रहनी चाहिए और आपको अपने फोर्स को मजबूत करते ही रहना पड़ेगा। आप देखिए चाइना ने, उन्होंने अपना मॉडर्नाइजेशन आर्म फोर्सेस का और साथ ही साथ एलएसी के साथ साथ डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का पिछले 15-20 सालों से शुरू किया और उन्होंने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जिसमें कि नज़दीक में उनके कैंटोनमेंट आए, रोड आए, रेल्स बने, ब्रिज बनी, एयरफील्ड बने और कम्युनिकेशन सिस्टम बना। और उनके जो टावर्स थे वो हमारी निगाह में आज से नहीं पिछले कई सालों से हैं। तो उन्होंने ये सारी तैयारियां की और उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई है। बिल्कुल, और हम भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम थोड़े लेट थे इस मामले में। 2013 तक तो हम मतलब बॉर्डर पर, उस वक्त के रक्षा मंत्री ने ही कहा कि हम जानबूझकर वहां पर कोई खास विकास नहीं करते हैं, ये एक हमारी कमजोरी रही है। अब हम उसकी भरपाई भी कर रहे हैं। लेकिन जो आपने कहा ना, डोंट वॉच व्हाट वी से, वॉच व्हाट वी डू, ये बहुत अहम है। और एम्बेसडर सज्जनहार, देखिए खबर क्या आ रही है, चीन न सिर्फ भारत के साथ विवाद बढ़ा रहा है बल्कि अपने दूसरे पड़ोसी देशों की सीमा पर भी नापाक नजर बनाए हुए है अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए। दुनिया में बदनाम चीन भूटान के भी कुछ हिस्सों को कब्जाना चाहता है। इसके लिए जो चीनी सेना है पीएलए, उसने भूटानी क्षेत्रों पर भी कब्जा जमाने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत ने इसको लेकर भूटान की सरकार को बाकायदा अवगत भी कराया है। तो देखिए मोर्चे कितनी जगह खोलता है चीन। अशोक सज्जनहार साहब, बातचीत जो संजीव भी कह रहे थे कि मॉस्को में बात कुछ होती है, जमीन पर हकीकत कुछ और निकलती है। आपने भी कहा था उस दिन जब बातचीत हुई थी कि कम से कम 24 घंटे लगते हैं नीचे पर्कुलेट होने में ऑर्डर्स को। 24 घंटे से भी ऊपर हो गया है एम्बेसडर साहब, जिसकी सीमा भी चीन के साथ मिलती है। और उसमें भी चीन ने कहा है जो हमारा तो ऐतिहासिक हक है, जो वहां पर पामीर माउंटेन्स हैं, हम जानते हैं जो सारा पूरी दुनिया का आधे से ज्यादा पानी पामीर के ऊपर जो बर्फ जमी है वहां से आता है। तो उसने कहा है तजिकिस्तान को जो ये पूरा पामीर जो माउंटेन्स हैं ये हमको बिलोंग करते हैं। तो इससे तो तजिकिस्तान में भी बहुत खलबली मची है। तो कजाकिस्तान एक और बहुत बड़ा देश है वहां का, जिसका करीब, अगर भारत का क्षेत्रफल है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर,
कजाकिस्तान का क्षेत्रफल है 2.9 मिलियन, मतलब भारत के क्षेत्रफल का करीब 90% उसका क्षेत्रफल है। उसमें चीन कहता है जो ये तो हमेशा से हमारा रहा है और अब कजाकिस्तान के लोग चाहते हैं जो चीन के साथ मिल जाए। मैं आपको ये देखिए उदाहरण दे रहा हूं, जो चीन की जो विस्तारवादी नीति है न केवल भारत के विरुद्ध परंतु और भी जो है लैंड में और सी में, मैरीटाइम डोमेन में भी आपने देखा है साउथ चाइना सी में वो कैसे वहां पर जाकर उसने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए हैं, वहां पर उसको मिलिटराइज किया है और वो कहता है जो 90% साउथ चाइना सी का जो क्षेत्रफल है वो उसका है, उसमें चाहे जो ऑयल है, गैस है, फिशरीज है, वो सब का है, उसका है और उसको वो एक चाइनीज लेक बनाना चाहता है। परंतु इसमें एक चीज बात मैं कहूंगा, दो बातें कहूंगा। देखिए, एक तो हमको शुरू से ही ये मान लेना चाहिए था जो चीन वहां से हटने वाला नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं संदीप, देखिए उन्होंने बहुत वहां पर इन्वेस्टमेंट किया है, अगर इतनी सड़कें बनाई हैं, अगर अपने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, बैरिक्स क्रिएट किए हैं, इतने सारे टैंक लाए हैं, एयरक्राफ्ट के हैंगर्स बनाए हैं, तो क्या वो बनाए हैं जो वहां से छोड़कर चले जाएंगे? भारत उनको कहेगा नहीं। वो देखिए वहां पर आए हैं, चाहे वो नॉर्थ बैंक हो या साउथ बैंक में अब जो कर रहे हैं, वो वहां पर आए हैं जो उसको हथियाने के लिए। उन्होंने अभी इतना हथिया लिया है, हमें ये समझकर चलना चाहिए जो उनकी कोई मंशा नहीं है जो वो बातचीत से वहां से निकलेंगे। आपने तो उस दिन जब मॉस्को में एम्बेसडर सज्जनहार जी मॉस्को में बातचीत हुई थी, अगले दिन हम सुबह कार्यक्रम कर रहे थे, आपने कहा कम से कम 24 घंटे तो दीजिए, ये बातचीत में जो 5 सूत्री सहमति बनी है इसको पर्कुलेट होने में टाइम लगता है, पर बहुत टाइम बीत गया है अब तो। एम्बेसडर साहब, बातचीत जो कह रहे हैं जनरल चौधरी, डोंट वॉच व्हाट वी से, वॉच व्हाट वी डू, शायद यही करना पड़ेगा चीन के साथ। ये बोलते कुछ हैं, इनकी बातें बेमानी साबित हो रही हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संदीप। देखिए, मेरे विचार से आपने जो कहा ना हमको ये करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूं यही हम करते रहे हैं, क्योंकि जब अगर हमने मुंह की खाई है गलवान में, जो हम ये और इसमें देखिए केवल भारत ने ये उनसे धोखा नहीं खाया है, पूरी दुनिया ने उनसे धोखा खाया, क्योंकि पूरी दुनिया को वो जो कहते रहे हैं, चाहे अमेरिका को भी आपने देखा है, ऑस्ट्रेलिया को देखा है, जापान को देखा है, सबको जो कहते रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल जो देश होते हैं जो वो कहते हैं उस पर वो अमल करते हैं। चीन एक ऐसा देश है जो कि धोखा देकर दूसरों के विरुद्ध अपना काम चलाता है। और भूटान में 40 किलोमीटर अंदर घुस गया है एम्बेसडर अशोक सज्जनहार। भूटान, ये देखिए हमें डोकलाम नहीं भूलना चाहिए 2017 का, ये जो ट्राई बॉर्डर है भारत, भूटान और चीन, वहां पर ये फिर से नापाक इरादे अपने जाहिर कर रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक देखिए भूटान में वहां पर, और आपको याद होगा जो वहां पर एक जो साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके ऊपर भी उसने अपना क्लेम कर दिया था। अभी मीटिंग हुई थी कोई इंटरनेशनल बॉडी में, एनवायरमेंटल की बॉडी में, और उसमें उसने कहा जो ये भूटान का क्षेत्र नहीं है, ये हमारा क्षेत्र है। तो इसीलिए हमको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए जो कहां से वो निकाल लाता है। और सरकार की, सर एक मिनट, और सरकार की तैयारियां क्या हैं, इस पर भी हमारी निगाहें लगातार बनी हुई हैं। 11 बजे संसद का सत्र शुरू होगा, 10:18 बने हैं, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लोकसभा में बयान भी देने वाले हैं। इसमें चीन की जासूसी से लेकर LAC पर हालात क्या हैं, इस पर संसद में बोलने वाले हैं रक्षा मंत्री। मेरे सहयोगी अमित कुमार इस खबर को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। अमित, किन किन बातों पर चीन से जो तनाव चल रहा है, उसमें जासूसी भी, 10,000 लोगों की जासूसी, ऊपर से LAC पर क्या हो रहा है, क्या कुछ बयान देने वाले हैं? आपको क्या खबर मिल पाई? देखिए संदीप जी, मैं थोड़ा सुधार करूंगा पहले, क्योंकि कोविड की वजह से पूरा जो सिस्टम है पार्लियामेंट का वो बदला हुआ है, तो अब 11 बजे सेशन नहीं हो रहा है। सुबह 9 बजे से 1 बजे राज्यसभा चलेगा आज से। और 3 बजे से शाम 7 बजे लोकसभा, तो शाम के दोपहर के 3 बजे रक्षा मंत्री बयान देंगे। और जो अगर आप कहें कि उसमें क्या बोलने वाले हैं, तो उसका जो लब्बो लबाब होगा वो कल जो प्रधानमंत्री ने कहा था। अगर कल आपको याद हो, प्रधानमंत्री ने जब सेशन शुरू होने से पहले बयान दिया था कि एक दुर्गम परिस्थिति है और पहाड़ों पे और विषम परिस्थिति में हमारे जो जवान हैं वो सीमा पर तैनात हैं और वहाँ पर वो लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में हैं, वहाँ पर बर्फबारी भी होने वाली है।
तो ऐसे में पूरे सदन से, पूरे संसद से एक स्वर में उनके समर्थन में वॉइस जाना चाहिए, ऐसा उनको विश्वास लगता है। तो मुझे लगता है कि आज भी कुछ इसी तरह की बातें होंगी, क्योंकि स्टेटमेंट जारी करना है। तमाम विपक्ष दल ने कहा है कि आप बात करें। कल अधीर रंजन चौधरी ने उठाया था इस मामले को, जिसमें जासूसी भी था कि सरकार को चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से जवाब मांगा था, लेकिन रक्षा मंत्री तमाम बात कहेंगे मुझे लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि चाइना है, सेंसिटिव मैटर है, और यही बात सरकार बार बार कह रही है कि इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं होनी चाहिए कि बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे सदन से ये जो उनका जो भाषण होगा या जो स्टेटमेंट होगा, ये जो चाहे गलवान वैली की बात हो या फिर 29-30 को अगस्त की रात को जो हमने उन्हें एक तरह से पीछे ढकेला था, तो उन सारी चीज़ों का विस्तार से बात होगी, और किस तरह से हमारे फौजियों ने, हमारे जवानों ने वहाँ पे अपनी ताकत दिखाई है और पूरी तरह से वहाँ पर खड़े हैं, इसकी भी चर्चा मुझे लगता है अपने बयान में विस्तार से रक्षा मंत्री करेंगे। 40 साल में पहली बार गोली भी चली है अमित, गोली चली है, चीन ने गोली भी वहाँ चलाई है। और क्या हम चीन का नाम लेंगे? देखिए अभी तक क्या हो रहा है, पिछले 4 महीने से स्टैंड ऑफ चल रहा है अमित, चीन का डायरेक्टली नाम नहीं लिया जाता है। विस्तारवाद की बात कह दी, हम जवाब देंगे, माकूल जवाब देंगे, चीन का नाम भी लिया जाएगा क्या? मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर चीन का नाम भी लिया जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट की बात है, सदन के भीतर की बात है, और जैसा आपने कहा कि 45 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि वहाँ पे गोली चली, तो इन सारी चीज़ों को जो एक तरह से कैसे रोका गया है, अगर आप देखें तो चीन की जो कारस्तानी है तमाम चीज़ों पर, जासूसी से लेकर डेटा चोरी के उसको लेकर जो 200 से ज़्यादा ऐप को बैन किया गया है। तो मुझे लगता है विस्तार से इस पूरे मामले को, क्योंकि विपक्ष भी चाहता है चर्चा करना, और सरकार की मंशा ये है कि जो पूरी घटनाक्रम है उसको पूरे विस्तार से सरकार अपनी तरफ से एक बार बयान दे दे, ताकि कोई शक सुबह ना हो कि सरकार की तरफ, हालांकि जब उनसे कई सवाल पूछे जाएंगे, कहा यह जा रहा है कि अलग से शायद समय मांगा जाएगा चर्चा के लिए, लेकिन सरकार चाहती है कि चीन एक गंभीर मसला है, इसलिए मुझे लगता है कि इस बार चीन का नाम भी लिया जाएगा, और चीन को अभी तक जो कहीं ना कहीं बैक चैनल से संदेश दिया जा रहा था, मुझे लगता है फ्लोर ऑफ द हाउस से उन्हें डायरेक्ट एक संदेश जरूर जाएगा कि भारत इस पूरे मामले को लेकर कितना गंभीर है और किस तरह से जवाब देगा। और राजनाथ सिंह है तो मुझे लगता है कि वो अपने अंदाज में ज़रूर इस पूरे मामले को चीन को लेकर जवाब देंगे। बिल्कुल। जनरल चौधरी आपको जोड़ना चाह रहे थे? मैं इसमें कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत खुशी है कि ये पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है, बिकॉज ये आज की ज़रूरत है। हमें अपना डिफेंस पॉलिसी और आज का जो बैटल फील्ड मिलियू है उसको समझना जरूरी है, और हमारे सांसदों को और भारत देश के नागरिकों को यह समझना जरूरी है कि अभी बैटलफील्ड मिलियू क्या है। हाँ। तो सबसे पहली बात यह है कि जो इंडियन फोर्सेस हैं, जिनकी कॉर्नरस्टोन पॉलिसी जो होनी चाहिए कि अपने देश को इतनी डिपेंडेबिलिटी दे दे ताकि अपना देश अपना रास्ता खुद चुन सके और चैलेंज को संभाल सके। तो उसके लिए जरूरी है कि आज की लड़ाई का मिलियू क्या है, क्या कैसे होता है। तो पहली बात, वो लिमिटेड वार्निंग पीरियड होगा। अभी ये नॉर्मल चल रहा है, बट जब कभी लड़ाई की शुरुआत होगी तो बड़ा लिमिटेड वार्निंग पीरियड होगा, और लड़ाई नॉन लीनियर होगी, केवल ग्राउंड पे नहीं होगी, हवाई जहाज में भी होगी, नेवी में भी होगी, और कई जगह होगी। और साथ ही साथ इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी होगी, क्योंकि इतनी इक्विपमेंट आ गई है कि उनकी मूवमेंट और हमारी मूवमेंट, तो ये पूरी जानकारी दरअसल LAC पर सूरत हाल क्या है, चीन कितनी नापाक हरकतों को कहां तक अंजाम दे रहा है, ये पूरी जानकारी देशवासियों को मिलनी भी चाहिए। और आज लोकसभा में जब 3 बजे लोकसभा शुरू होगी, 4 घंटे का सेशन है, अब वो आदत पुरानी हो जाती है कि 11 बजे, और बिल्कुल ठीक करेक्ट किया मुझे मेरे सहयोगी अमित ने, 3 बजे जब लोकसभा 4 घंटे के लिए आज बैठेगी, तब बयान क्या देते हैं उस पर भी हमारी निगाहें होंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।